हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 7। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो इसमें हम आपकी यूनिट जो है आपकी 4 डिस्कस करेंगे। 3 यूनिट हमने आपकी कंप्लीट कर ली। इसमें आपकी 6 क्लास की NCERT हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपकी SST के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब आपकी क्लासेस रहती है, क्योंकि अगर आपका सेकेंड पेपर क्लियर नहीं होगा तो आप बीएड अगर जिन भी स्टूडेंट ने की है तो आगे यहाँ पर कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सीटेट आपका जरूरी हो जाता है एग्जाम को क्लियर करना। और आपके सीटेट में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने वाली चीज़ है वो है आपकी NCERT। अगर आप NCERT कवर करते हो तो ही आपका पेपर सेकंड निकलता है। जो बच्चे NCERT पर फोकस नहीं करते तो वो NCERT के वजह से जो है आपके 2-4 नंबर से ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपको इस बार अपना सीटेट क्लियर करना है और सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से अपनी पढ़नी है। आपके एग्जाम डेट भी आ चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके फिल हो रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं किया अभी तक फिल, वो कर लेना। उस पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, डिटेल वीडियो उस पर आपकी अपलोड है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे आजीविकाएं। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर चैप्टर 7 हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएं। इससे पहले हमने आपके प्रशासन से रिलेटेड शहरी ग्रामीण बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहे थे वो सभी। ऐसे इसमें क्या है, पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक प्रकार की विभिन्नताओं पर नजर डाली थी। सबसे पहला चैप्टर आपका यही था। फिर हमने इस पर विचार किया कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के लोग काम धंधे पर कैसा असर पड़ता है। फिर वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर हम यह पार्ट में देखेंगे कि गाँव के लोग विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पार्ट की तरह यहाँ पर भी हम पड़ताल करेंगे क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के अवसर उपलब्ध है या फिर नहीं, जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती है और वे किन समस्याओं का समाधान करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो इसमें ये सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिख रही है। यहाँ पर आपके मजदूर हो गए, यहाँ पर हर व्यक्ति अपना अलग अलग कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर चलते, ऊपर दी गई तस्वीरों में क्या देखा हमने, काम करते हुए लोग देखे, उनका वर्णन कीजिए। ये हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे। पैडागोजिकल क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे कि हमें अगर बच्चों को हम चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो क्या वो अच्छा तरीका है, या फिर हम ऐसे करेंगे कि बच्चों को अगर हम ये कहेंगे एक्टिविटी के तौर पर कोई काम देंगे, उन्हें उस चीज़ से रिलेट कराएंगे तो क्या वो चीज़ें सही है। तो इसी प्रकार से आपके पैडागोजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब आपके बच्चों के लिए हो गए। हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या है आपका कलपट्टू गांव। तो ग्राम यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ पर लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में आपका कलपट्टू गांव। आगे बात करते हैं, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, यहाँ पर शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, यहाँ पर साइकिल ठीक करने के काम, लोहार आदि सेवाएं भी देते हैं। यहाँ पर दुकानदार एवं व्यापारी भी है जो मुख्य गली पर बाजार की तरह दिखती है। इसमें क्या है, तरह तरह की कई छोटी दुकानें हैं, चाय, सब्जी, कपड़े की दुकानें, 2 दुकानें बीज और खाद की है, 4 चाय की दुकान है जहाँ टिफिन भी मिलता है, जहाँ आपका टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तमिलनाडु में आपका इडली, डोसा, उपमा वहाँ के आपके आहार है या फिर नहीं है, वहाँ के फूड नहीं है। फूड से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा आपका सिलेबस डिस्कस कराया था, उसमें आपका फूड भी इंक्लूड था। तो इसमें क्या है आपका ये चीजें पता लग गई। इडली, डोसा, उपमा कहाँ के, आपके तमिलनाडु के हैं। शाम के नाश्ते में बड़ा, ठीक है, यहाँ पर बोड़ा और मैसूर पाक। तो आपको याद रखना है मैसूर पाक भी यहीं का भोजन है। आगे आपका चाय की दुकान के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार है, उसके घर में लोहे की चीजें का काम होता है। और बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां पर साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव के 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसमें आपके पूरे गांव की एक एक चीज इसमें बताई गई, कौन किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इसमें क्या बात है, ऐसे ही शहर में जाकर मकान बनाना, लोरी चलाने का भी काम करते हैं। आगे इसमें गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ पर संचित जीवन पर मुख्य धान की खेती होती है। तमिलनाडु में किसकी खेती, धान की खेती। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। आम यहाँ और नारियल काफी बाग है। यहाँ पर क्या है, आम के और नारियल के भी बाग है। कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। तो ये सब चीजें आप नोट करते रहिए। तमिलनाडु लिखिए आप यहाँ पर,
ठीक है, उसके गाँव का नाम, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आप छोटी-छोटी करके आप नोट्स के लाइन में बनाकर लिखते जाइए। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, नारियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। आप लास्ट टाइम पर इन चीज़ों का फिर रिवीजन कर लेना, क्योंकि आप सारी क्लासेस दोबारा तो नहीं देख सकते, तो इसी वजह से आपको अपने नोट्स तैयार करने होंगे। आपको इसी तरीके से सारी क्लासेस करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका कपास, गन्ना वगैरह उगाया जाता है। कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू में खेतों का में काम करते थे, और उन्हें देखे हमने उनके आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके धान की रोपाई आपके कमर तोड़ काम होता है। क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यही है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर तुलसी, तुलसी क्या है, यहाँ पर सब रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। किसकी? रामलिंगम। उसके परिवार के पास कलपट्टू की 20 एकड़ धान के खेत है। इनके पास सबसे ज्यादा खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी। यहाँ पर सुबह 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगर की पत्नी यहाँ पर क्या करू थप्पा काम की निगरानी करती है। तो यहाँ पर क्या आपकी पूरी एक घर के बारे में बताया, जमींदार के बारे में बताया, और उनकी वाइफ के। यहाँ पर क्या है, साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यहाँ उनके मौकों में से एक है। यहाँ पर धान रोप कर रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो रामलिंगन हमारी निराई के बाद में कटाई के लिए बुलाया जाता है। पहले क्या हो गया, आपकी निराई, फिर उसके बाद कटाई होती है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में डूबे रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन महिला के बारे में बताया गया है जो कि उम्र की ज़्यादा हो चुकी है और उन्हें काम करने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका मेरे गांव में मजदूरी के रेट में यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है, काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों के तरह आसपास पड़ोस के लोग गाँव सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। ये क्या करता है, आसपास के जो भी सस्ते मिलेंगे उन्हें बुला लेगा। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं करते, ये इन्हें ही बुलाता है। यही चीज़ें होगी। आगे बात करते हैं। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल में इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो पास ही आपके यहाँ पर खान में पत्थर तथा नदी में बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक में ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का भी सारा काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े धोती, खाना बनाना। दूसरी औरतों के साथ जंगल में लकड़ी भी लेने जाती हूँ। गाँव में करीब 1 किलोमीटर यहाँ पर क्या आपका बोरवेल, जहाँ से पानी लाती हूँ। यहाँ मेरे पति का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। तो ये क्या है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा चार्ट, किस प्रकार से धान की खेती होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपके जून के इसमें बीड़ा बनाना हो जाता है, फिर रुपाई होती है, निराई होती है, और कटाई किसके महीने में, आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में देखने को मिलते हैं। और इन बाकी महीनों में इन्हें किसी प्रकार का खेती का काम नहीं मिलता, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपकी धान वगैरह की यहाँ पर होती है। यही आपके चैप्टर में बताया गया। आगे बात करते हैं, क्या तुलसी को साल भर कमाई के लिए मौका मिले। ये क्या है, आपका पूरा जो ये बताइए, तुलसी क्या थी, महिला थी, और ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। तो तुलसी क्या पूरी साल भर उन्हें यहाँ पर खेती का या कमाई का मौका मिलता है या फिर नहीं। बच्चों से ये सारी चीजें हम पूछेंगे। आगे चलते हैं। आपका इसमें हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशियां, इनकी 2 लड़कियां हैं, दोनों स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार हो गई थी तो शहर के अस्पताल लेकर जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमने अपनी गायें बेचनी पड़ी। इन्होंने अपनी गायें बेचकर उधार लिया था। इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर, जैसे कि तुलसी की कहानी हमने पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावान की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन्हीं कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों को ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी में थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने के लिए जीवन बरस काम करने के लिए इन्हीं कामों को करना पड़ता है। हमारे देश में ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतीहार मजदूर है, मतलब खेत में करने वाले मजदूर है करीब 40%। कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है। कई बार पूरी साल उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में दूर दराज इलाकों में निकलना पड़ता है। इसी तरह पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। पलायन मतलब इधर से उधर, जहाँ पर भी काम मिलेगा वे उन्हीं गाँव में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका बच्चों की एक्टिविटी हो गई। यहाँ पर तुलसी के काम का विवरण बच्चे करेंगे। रमन के
काम से कैसे अलग है ये बताएंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बच्चों से पूछेंगे। आगे बात करते हैं शेखर। अब हम ने बात करी थी आपकी तुलसी की, अब बात करेंगे शेखर। हमने यह धान अपने घर से लेकर जाना है। मेरे परिवार में अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। हम कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उन्हें खेतों की कटवाई करा देता हूँ। मतलब क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो उनकी कटाई कर देते हैं, फिर ये जाकर उनके खेतों की कटाई करा देते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी चुकाना होता है। आगे बात करते हैं। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। जिन किसानों ने उधार लिया था उसी को वे अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ में से मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। मतलब वो इतनी सारी मेहनत करते हैं लेकिन सिर्फ 8 महीने तक ही उसका काम चलता है। पूरी साल भर उन्हें खाना पीना या फिर उनका काम नहीं चल पाता। आगे है, पैसे की कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ, तो वो भी वहीं पर जाकर काम करता है। इनके पास जमीन तो थी लेकिन फिर भी इनका गुजारा नहीं होता क्योंकि कम जमीन थी। बाकी सब उधार वगैरह में चुकाने में लग जाता है। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों में धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हमें यहीं के सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे हमारे रोज के खर्चों में थोड़ा और पैसा मिल जाता है। इनके पास गाय है, उससे भी काम करते हैं। कर्जा लेने पर, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसानों को जरूरी चीज खरीदने के लिए पैसा लेना पड़ता है। अक्सर ये पैसा बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार के लिए कर्जा लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल में कीड़े लग जाते हैं और फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होती तो भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार भी नहीं चुका पाते। कई बार अपने परिवार को चलाने के लिए उन्हें पैसे कर्ज के तौर पर भी लेना पड़ता है। मतलब बीज वगैरह खरीदने के लिए तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर फसल खराब हो जाती है फिर भी उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। यहाँ पर जो है आपके एक्टिविटी के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर हम बच्चों से सब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर जल्दी ही कर्ज बढ़ जाता है। किसान कितना भी कमा ले लेकिन उसे नहीं चुका पाता। ऐसी ही स्थिति में किसान कर्ज तले दब जाता है। पिछले कुछ सालों में किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या भी कर ली, क्योंकि कई बार आपकी ऐसी विपदा आ जाती है, पानी नहीं मिलना, सूखा पड़ना, फसलों का खराब होना, इससे किसान कर्जे में डूब जाते हैं। उन कर्जा नहीं चुका पाते तो उसी के डर में वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये चीजें बताई गई है। अब बात करते हैं आपकी रामलिंगन तथा आपकी करुथामा। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है। बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्जा ले लिया। वे कलपट्टू आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल के चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच देते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा से पढ़िए। हम बच्चों को यहाँ पर दोबारा से इन चीज़ों को बताएंगे शॉर्ट तरीके से, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ लिया। हम बच्चों को दोबारा से लेट कराएंगे। तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें तुलसी का जीवन कैसा लगा, शेखर का जीवन कैसा लगा। आगे बात करते हैं। आपके यहाँ पर बेचना पड़ता है, इस प्रकार से उनकी खासी कमाई हो जाती है। अब बात करते हैं भारत में खेती हर मजदूरों और किसान। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर है और शेखर की तरह छोटे किसान है। रामलिंगर जैसे बड़े किसान है। तो इस प्रकार के यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं अलग अलग। यहाँ पर भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर है और ऐसे ही सभी परिवार अपनी कमाई दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। कई बार भूमिहीन तथा कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शेखर ने अपने छोटे किसान को ले लीजिए, जैसे शेखर जैसे किसान को ले लीजिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब के खेत बहुत छोटे हैं और भारत के 80% किसानों का यही हाल है। तो भारत के 80% जो है आपके शेखर की तरह ही है और बाकी जो 20% है वो किसकी तरह है, आपके रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या इनकी 20 एकड़ जमीन के हिस्से के बारे में दिखाया गया। धान की फसल जो यहाँ पर हो रही है, कड़ी मेहनत का नतीजा है किसका, आपका तुलसी जैसे मजदूरों की। आगे बात करते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, बड़े किसानों के अन्य काम धंधे होते हैं, दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि। इनसे भी वो अपना पैसा कमाते हैं। ऊपर दिए गए
आंकड़ों को देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब है? अपनी राय दीजिए। हम बच्चों से यहाँ पर राय लेंगे, बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब का हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ लोग जंगल की उपजाऊ तथा पशुओं पर आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका है। ठीक है, क्या करना, गांव में खेती करना तथा जंगल में जो उपज होती है वो ही आजीविका का मुख्य साधन है। इसमें क्या होता है, महुआ बनाना, तेंदुओं के पत्ते इकट्ठे करना, शहद निकालना इत्यादि व्यापारियों को बेचने जैसे काम भी यहाँ पर आय की में मदद करते हैं। इसमें सहकारी समिति तथा पास के शहरों को दूध बेचना कई लोगों की आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। इसमें क्या है, समुद्री तट इलाकों को हम देखते हैं, पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने के लिए एक परिवार के लिए थोड़ा और जाने। ठीक है, यह परिवार करपट्टू के पास पदुपेट नामक गांव में रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, आपके पदुपेट गांव में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपका पढ़ लेते हैं नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। इससे क्वेश्चन आपके कई बार बने हैं कि आपकी सीढ़ीनुमा खेती क्या है, नागालैंड में किस प्रकार की होती है। तो इसमें क्या है, यह एक गांव है जिसका नाम क्या आपका चीजामी। तो आपसे पूछा जा सकता है चीजामी क्या है और कहाँ पर है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। किसमें, आपके फेक जिले में जो है ये स्थित है। इस गांव में लोग अपने चंगेज समुदाय के, किसके, चंगेज समुदाय के, और सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा और उसे जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल लेना। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों पर ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। ये क्या होता है, चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है और इस प्रकार से ये बनाया जाता है सीढ़ीनुमा खेती। इसमें क्या आपका चीजामी के लिए लोग अपने अपने खेतों में लोगों को इकट्ठा होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। यहाँ पर 6 से 8 लोगों को समूह बनाते हैं और इकट्ठा होकर पहाड़ के एक हिस्से पर यहाँ पर घास पतवार साफ करते हैं और काम खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सारे समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है और जब तक काम खत्म नहीं होता। तो ये चीजें पढ़ ली। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर अरुणा तथा पारिवेलन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर नाव हो गई, ये आपकी मछलियां हो गई। इसमें क्या है, आपका पदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास है और वहाँ चारों ओर जार और यहाँ पर आपका केटामेरन मजदूरों की खास तरह की छोटी नाव। तो आपसे पूछा पहले भी आ चुका है कि आपका केटामरेन क्या है। तो आपका केटामरेन क्या है, आपका मजदूर की खास तरह की एक छोटी नाव होती है। ठीक है, पंक्ति में दिखाई गई है। ऊपर हमने ये सब चीजें देख ली। इसमें क्या है, आपका सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी यहाँ पर क्या आपका गहमागमी रहती है। इस समय सारे केटामरेन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछलियां खरीदने तथा बेचने की बहुत सारी औरतें इकट्ठी होते हैं। मेरे पति पारिविलेन, मेरे भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई। यह हमारे केटामरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया था कि आज वहाँ तूफान में फंस गए थे। इन चीज़ों में उन्हें तूफान वगैरह भी देखना पड़ता था। तो आगे चलते हैं। इसमें क्या, आज तो मछलियाँ पकड़ी गई। मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ रख ली और बाकी मैं नीलामी कर दूंगी। क्या करेंगे, कुछ मछलियाँ उन्होंने घर पे खाने पकाने के लिए रख ली, बाकी की नीलामी मतलब बेच देंगे। इस नीलामी में जो पैसा मुझे मिलता है वह चार भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से में उन लोगों के बट जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उन्हें मिलता है जो नाव तथा जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल केटामरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक के लिए उधार लेकर एक इंजन खरीदा था जो केटामरन में लगा हुआ है, इस नाव में लगा हुआ है। इससे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं, मछलियाँ अधिक मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें हैं मछली खरीदती है वे टोकरे भरकर आसपास के गांव में बेचने जाते हैं। कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ शहर की दुकानों में मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जार को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर वह समुद्र की तरफ चल देते हैं। हर मानसून में के दौरान यहाँ पर करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि मछली का प्रजनन होता है। इन महीनों में हमने व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। इसके बाद हम मजदूरी तथा व्यापारी से मछली बेचनी पड़ती है और हमने खुद की नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना बड़े मुश्किल हो जाता है। पिछले
कुछ सुनामी के कारण भी हमें बड़ा नुकसान हो। क्या होता है इसमें 4 महीने जो है काम नहीं करते, क्योंकि मछलियों का प्रजनन का समय होता है, तो फिर इन्हें उधार लेना पड़ता था। फिर उनका उधार नहीं पूरा होता था तो वो क्या करते थे, जो भी वो मछलियाँ आने वाले टाइम में वो उनका नीलामी करते थे तो उन्हें ही देनी पड़ती थी। यही सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती। ये हो गया आपका स्थानीय बाजार में मछली बेचती हुई मछुआरने, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर मछलियाँ बेचती है। आगे चलते हैं आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ने अपनी आय के विभिन्न तरीके कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी में काम करते हैं तो कुछ अन्य काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुनाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो या फिर इसके हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं, हम प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं और तरह तरह यहाँ पर जीवन की ऋतुओं में इर्द गिर्द ही चलता रहे। जीवन की ऋतु मतलब जैसा मौसम होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है चलता रहता है। बुनाई कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन की परिस्थितियाँ, उनकी समस्याएं काफ़ी समानता है, ठीक है। अलग अलग फसलें भी उगाते हैं लेकिन फिर भी सारी उनकी समस्याएं, प्रॉब्लम जो है, सारी चीज़ें जो है समान देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है आपकी, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप करेंगे हम बच्चों से, ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें इंगेज करना पड़ता है, उन्हें वो चीज़ें समझानी पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पर आपका दे रहा है कि शेखर और अरुणा दोनों ही परिवार को उधार क्यों लेना पड़ता था। हम बच्चों से पूछेंगे बताओ क्यों लेना पड़ता था, तो इससे बच्चे रिलेट करेंगे, चीज़ें सोचेंगे, समझेंगे। आगे चलते हैं आपको यहाँ पर लोग कैसे जिनकी बसारा करते हैं, कितना कमा पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। इस पर भी फोकस होता है कि जैसी ज़मीन होगी वैसी उपजाऊ होगी, और उपजाऊ होगी तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा उनकी फसल अच्छी होगी। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारी को बेचनी पड़ती है जिनसे उधार लेते हैं, गुजर बसर करते हैं। कई परिवारों को काम करने के खातिर उधार लेना पड़ता है, तब भी लेना पड़ता है जब उनके पास काम नहीं होता। तो यही सब चीज़ें आपकी बताई गई है। इसमें बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार, काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान क्या कर रहे हैं, खेती और मजदूर है। मछली पकड़ने वाले परिवार हो गए। गाँव में हस्तशिल्प जो हाथ से बनाई जाने वाली आपकी कला है, आपकी चीज़ें हैं, उनका भी काम करने के लिए लोगों को पूरे साल जो है रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये सारी क्या स्थिति, ये थी आपकी आजीविका की, वो भी गाँव की, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका अभ्यास आ गया, एक्सरसाइज आ गई, ये सब बच्चों के लिए होगी। ये आपको नहीं करनी क्योंकि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ये सब जो आपके बच्चों के लिए एक्टिविटी है, क्योंकि आपकी क्लास 6 के है, तो हमें क्लास 6 के तरीके से ये पूरा चैप्टर दिया गया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनके आप नोट्स बना लेना, आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, ताकि आपके जो भी पॉइंट्स रह गए आप उन्हें लिख सको। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।